नमस्कार, जोहार दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका जीत टीचर सेशन में। हमारा वादा था आपसे कि जीत टीचर सेशन में ऐसे लोगों से मिलवाएंगे आपको जिन्होंने सफलता की सीढ़ियाँ तो चूमी है, काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज सफल हुए हैं। इसी कड़ी में आपको में ऐसे लोग से आज इस बार मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए कम है। ये है एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर, साथ ही साथ इनकी खासियत ये है कि ये झारखंड के एकमात्र स्काई ड्राइवर है। ऐसे ऐसे कई कारनामे इन्होंने किया है। एयरफोर्स में रहते हुए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ कई सिविलियन को भी इन्होंने ट्रेंड किया है स्काई ड्राइविंग में, और आज इनके स्टूडेंट अलग अलग जगह अपने कैरियर को संवार रहे हैं। इसके साथ साथ ये वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग के भी नेशनल चैंपियनशिप खेले हुए हैं दोस्तों। तो चलिए आज मिलते हैं आनंद पाठक जी से। सर नमस्कार। 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 स्वागत है आपका जीत की चाय के सेशन में। सर सबसे पहले तो शुरुआत आपकी इंडियन एयरफोर्स से। जी, कैरियर तो बहुत सारी होती है, फिर आपने इंडियन एयरफोर्स ही क्यों चुना? वेरी गुड। सबसे पहले जीत की चाय की टीम को मेरा हार्दिक आभार, एंड जीत की चाय के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और डिफेंस में जाने का मेरा बचपन का ही सपना था, और बचपन से ही मैं एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता था, एक एडवेंचरस कैरियर बनाना चाहता था। पिताजी मेरे टाटा स्टील में थे, मेरे दादाजी टाटा स्टील में थे, और मेरे फैमिली के बहुत सारे मेंबर टाटा स्टील में थे। मैं उनको बचपन से देखता आ रहा था, लेकिन मैं कुछ हटके करना चाह रहा था। तो मुझे लगा कि डिफेंस से बेटर सेक्टर मेरे सपनों को पूरा करने के लिए और कोई हो नहीं सकता। इसी प्रेरणा से फिर मैंने तैयारी की, मेहनत उस लेवल की किया, और अंततः भारतीय वायुसेना में मेरा सिलेक्शन हुआ 1988 में, एंड मैंने 20 साल भारतीय वायुसेना की सेवा की, साथ साथ देश की सेवा की। बहुत अच्छा सर। ये बड़ा अच्छा चीज़ आपके बारे में मैंने सुना था कि आपने स्काई डाइविंग मॉस्को रसिया में किया था, और उसने वहाँ पर आपने भारतीय तिरंगा भी फहराया था। जी। तो ये कैसे किया, इसका प्लानिंग कैसे किया, और ऐसा सोच कहाँ से आपके माइंड में आया? दरअसल जब 26 जनवरी या 15 अगस्त या जब भी हमारा ऐसा मौका आता है कि उस समय हम लोग अपने भारत के झंडे को फहराते हैं, तो मुझे लगा कि सारे लोग तो ज़मीन पे ही फहराते हैं, तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि हवा में हम भारतीय झंडा को, भारतीय तिरंगा को फहराएं। और इसी प्रेरणा से हम रसिया गए थे 2019 में। अच्छा। और वहाँ पे मैंने
15 अगस्त के दिन ये झंडा फहराया था। वेरी गुड सर। ये स्काई डाइविंग तो अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है, तो आपने तो ये एयरफोर्स में रहते हुए किया है, बिल्कुल। तो क्या आपको स्काई डाइविंग करते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि ये काफ़ी चैलेंजिंग है, डर है, इसमें जान जा सकती है या ऐसा कुछ भी? हाँ बिल्कुल। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है। जैसे अगर एडवेंचर के फील्ड के तौर पे देखें तो लैंड स्पोर्ट्स होता है, एरो स्पोर्ट्स होता है एंड वाटर स्पोर्ट्स होता है। तो एरो स्पोर्ट्स के सबसे चैलेंजिंग गेम्स में है स्काई डाइविंग, जी। और इसमें काफ़ी चैलेंजेस आती है, ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सेफ्टी का। ओके। तो उसके लिए बहुत सारे इमरजेंसीज होती है, हाई स्पीड इमरजेंसी, स्लो स्पीड इमरजेंसी। बहुत समय ऐसा आता है कि पैराशूट खुलता नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है। काफ़ी समय ऐसा आता है कि आप वाटर बॉडी में लैंड करने जा रहे हैं, या आपके सामने हाई टेंशन वायर है, या आपके सामने जंगल है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित लैंड करना है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और इसकी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। ओके। तो उस ट्रेनिंग से होके मैं गुजरा शुरू में। तो इसमें क्या इस तरह की जो एडवेंचर है करने में लोगों की जान भी जाती है क्या सर? बिल्कुल जाती है। काफ़ी लोग स्काई डाइविंग अगर आप वर्ल्ड वाइड निकाल के भी देखिएगा तो हर साल कुछ लोग मरते ही मरते हैं। भारत में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है स्काई डाइविंग के इसमें। अभी करीब करीब 6 साल पहले सुलूर एक जगह है, नॉट सुलूर, इट्स अ सेलम, जो चेन्नई में है। जी जी। वहाँ पे एक बेंगलोर की लड़की, तब मैं वहाँ पे था एंड मैंने उसको देखा। वो मेरे सामने ही एक्सपायर हो गई थी। ओके। उसका रीज़न ये था कि स्काई डाइविंग में आदमी जब गिरता है तो उसकी जो रेट ऑफ डिसेंट होती है वो लगभग फ्री फॉल जब करता है तो 210 फीट पर सेकंड से लेके 250 फीट पर सेकंड के हिसाब से वो नीचे आता है। ओके। मैकेनिज्म है पैराशूट की, वन सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म। तो कभी कभी इसमें फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट कई कारणों से आ सकते हैं। पैकिंग फॉल्ट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट हो सकता है, या कभी कभी ओपन करते वक्त लाइनें आपस में जंबल हो जाती है, या आदमी गलत तरीके से इसको ओपन किया है तो हो सकता है रैप अप भी हो जाए। ओके। ओके। तो मैंने उनका ये प्रॉब्लम था कि उनका पैराशूट पार्शली खुला हुआ था, और वो नीचे आते वक्त जो एक डिसीज़न हाइट होता है, क्योंकि इसमें डिसीज़न बहुत जल्दी लेना पड़ता, बहुत फास्ट डिसीज़न लेना पड़ता, सेकेंडों में आप कह सकते हैं। तो जो डिसीज़न उनको 3000 फीट पे लेना था, वो डिसीज़न उन्होंने मुझे लगता 500 फीट पे लिया और अपने मैन पैराशूट को कट अवे किया। रिज़र्व पैराशूट खुलते खुलते वो ज़मीन पे आ गई थी, इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। ऐसे भी मैंने काफ़ी आर्मी वालों को या काफ़ी सिविलियंस को भी देखा है चोट खाते हुए पैराशूटिंग में। तो सर आपको भी कुछ कठिनाइयाँ आई क्या इस तरह के काम करते समय? कभी आप स्काई ड्राइविंग कर रहे हैं या एयरफोर्स में ही काम कर रहे थे, तो कभी ऐसा मौका आया क्या कि आपको लगा रहे यार बेकार ये सब जॉब कर रहे, छोड़ो ये सब, हटाओ, अपना घर परिवार संभालो? ना, बिल्कुल एक मौका ज़रूर आया था साथ। तब उस वक्त मैं सुलूर में कोर्स ले रहा था। आर्मी एंड नेवी की टीम थी जिसका कोर्स मैं कंडक्ट करवा रहा था। हमारी टीम होती है पूरी, ऑफिसर्स एंड एयरमैन होते हैं उसमें सारे। वो इनफैक्ट मेरा 100 जंप्स था एंड इसमें भी होता है जैसे कोई हाफ सेंचुरी मार लिया है या कोई 100 जंप्स कर लिया तो इवन वो बहुत खुश होता है कि आज चलो मेरा सेंचुरी हो गया। तो वो मेरा 100 जंप्स था, और गलती मेरी यही हुई थी कि सेफ्टी चेक्स को मैं मिस कर गया था। बी इंस्ट्रक्टर ही मैं मिस कर गया। मैंने अपने पैराशूट को ज़मीन पे भी नहीं चेक किया, और मैंने अपने पैराशूट को हेलीकॉप्टर में बोर्ड करने के बाद भी नहीं चेक किया, क्योंकि वो बैक टू बैक सॉटी हो रही थी। ट्रेनिस को जंप भी करवाना था, साथ में खुद भी जंप करना था। सो मेरे दोस्तों ने, जब मैं एग्ज़िट हुआ, क्योंकि मैं पहला बंदा था, मुझे 3000 फीट ओपनिंग दिया गया था। 3000 फीट पे जब मैं अपना पैराशूट खोला तो पायलट चूट हवा में लहरा रहा था, लेकिन मैन पैराशूट नहीं खुला। फिर उसके बाद बैकपैक क्लोज़र मैंने सोचा है कि इमरजेंसी होती है, मैंने अपने बैकपैक को मारा हाथों से, तब भी पैराशूट नहीं खुला। बट मैं हाइट बहुत तेज़ी से लूज़ कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं 2000 फीट पे आ गया हूँ और मुझे और कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली, एक प्रोसीजर होता है होल्ड कट अवे लुक पुल, और अपने रिज़र्व हैंडल को हम खींचते हैं तो रिज़र्व पैराशूट खुल जाता है।
तो दैट वाज द इमरजेंसी। उस इमरजेंसी को बोलते हैं पायलट शूट ऑन टो। और इट वाज द मिस्टेक ऑफ पैकिंग फॉल्ट था। जो ब्राइडल कोड होता है जो पैराशूट को पुल देता है वो खुलने के लिए, वो पुल मिल नहीं पा रहा था, सो मैन पैराशूट खुला ही नहीं। तो एक मिस्टेक ये था। तो सर ये जनरली तो एयरफोर्स में जाना फिर भी समझ में आता है, उसके बाद फिर और चैलेंजिंग जॉब आप कर रहे थे। फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? कभी फैमिली वाले नहीं बोलते कि अरे ये सब क्या करने लगे आप, अपनी जान की कीमत क्या नहीं है क्या आपको? नहीं है, बच्चे हैं। शुरू में एक्चुअली घर में सब मना कर रहे थे, खासकर मेरे पिताजी, मेरी दादी। और लेकिन एक सपोर्ट था मेरी माँ का। मेरी माँ थोड़ी डेयर डेविल टाइप है, तो पिताजी के और मेरी दादी जी के मना करने के बावजूद भी और ये मौका जब मुझे मिला तो मैं सोचा ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करूँगा, क्योंकि ये जनरली एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भी आता है और एक चैलेंजिंग प्रोफेशन भी है स्काई डाइविंग का। तो ऑफ कोर्स आप सही बता रहे हैं कि काफ़ी मेरे दोस्तों ने भी मना किया कि क्यों फालतू फंड के अपने जान को ज़बरदस्ती दुश्मन बना हुआ। लेकिन मेरी माँ का सपोर्ट था और मैंने फिर इस स्काई डाइविंग को बखूबी निभाया, बखूबी जिया इस स्काई डाइविंग को, फ़ौज में रहते हुए, एयरफोर्स में रहते हुए। सर आप काफ़ी फिट दिख रहे हैं। तो फिटनेस के लिए आप क्या ऐसा करते कि आज भी आप एकदम हमको लगता है 20 के अप्रोच में लग रहे हैं, तो इतने अपने मैनेज कैसे कर पा रहे, मेंटेन कैसे कर पा रहे? नहीं 20 तो नहीं, मैं 50 के प्लस हूँ। अच्छा। एंड इसका एक कारण आप क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही फौज का रहा है और मैंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में। तुलसीदास ने एक कहा है कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। So everything exists in this world, but if you are not working for that, you cannot get. तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक मंत्र है। एंड गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म के ऊपर फोकस आपको करना ही पड़ेगा। जो भी आपका टारगेट है, आप ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, क्योंकि अगर खाली सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है कि हम यही करेंगे तो ये बन जाएंगे। सक्सेस का देयर इज़ अ नो पैरामीटर। अगर आप ज़िंदगी में जो सपना देखे हैं अगर आप उसको पा ले रहे हैं, देन यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी क्लियर करें, डीसी बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, तभी आप सक्सेस हैं। सक्सेस हर फील्ड में आदमी कुछ न कुछ लोग हैं ही। सो फिटनेस का राज ये आप बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ एंड फालतू चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ। जैसे आजकल के बच्चों को मैंने देखा है पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से उचित दूरी है मेरी। कभी मौका मिलता तो प्राणायाम, योगा भी साथ साथ करता हूँ। एंड खाने में मैं बहुत सोच समझ के सेलेक्टेड, हाँ, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और मैं एक आपको ये भी बताऊँगा, मैं तो सबको बताता हूँ, हम अपने कॉलेज के बच्चों को सबसे पहले यही बताते हैं, सारे लोगों को सुबह उठ के जी 1 लीटर पानी पीना चाहिए, बिना ब्रश किए, बिना कुछ खाए पिए। जी। सो वो मैं काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ। और अगर कोई भी अगर इसको अपनाएगा तो मुझे लगता है कि 50% रोगों से वो ऑलरेडी दूर रहेगा। चलिए बहुत अच्छा सर मैं आ रहा था तो यहाँ बच्चों लोग से भी मिला, तो सभी बच्चों ने आपकी काफ़ी तारीफ की एनडीटीएफ के, बोले कि सर काफ़ी फैमिलियर है, मिलनसार है, घरेलू जैसा रहते हैं। तो एयरफोर्स, स्काई ड्राइविंग, इतने नेशनल लेवल पे आप खेलने के बाद अब इस कॉलेज में आप क्या देख रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर कैसे संवार रहे हैं आप? बच्चे तो बच्चे हैं जी। और मैं ये मानता हूँ कि बच्चे सारे चंचल होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उनके बेनिफिट के लिए। सो बेस्ट मेथड इज़ काउंसलिंग। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ बच्चों की। उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, दिमाग स्थिर नहीं है, कंसंट्रेशन की कमी है। एंड आधे लोग अननोन फियर से डरते हैं। अननोन फियर मीन्स जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं है, बट एक अंदर भय है। मैं उस भय को निकालता हूँ, उनको डिसिप्लिन्ड वे सिखाता हूँ
उनको खुश रहने का मूल मंत्र बताता हूँ। क्योंकि अगर ज़िंदगी में अगर कोई खुश नहीं है ना, तो चाहे उसको कितने भी पैसे, कितनी भी अच्छी नौकरी और बहुत सारा मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो होता है ना, भौतिकतावादी ज़िंदगी भी अगर उनको मिले तो वो उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो थोड़े में भी कैसे खुशी बटोरी जा सकती है, उसका मंत्र मैं बच्चों को सिखाता हूँ। चलिए, ये काफ़ी अच्छी बात बताया आपने, थोड़े में भी कैसे खुश रह सकते हैं, ये सिखाया। सर, आपकी जॉब और फैमिली लाइफ आप कैसे मैनेज कर पाते? इससे पहले एयरफोर्स में भी थे और अलग अलग कंट्रीज़ में भी आप गए हैं, फिर फैमिली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये हो सकता है वो तो आपके साथ नहीं रहे होंगे, कैसे मैनेज कर पाते थे? देखिए, बिना फैमिली के सपोर्ट का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मेरी वाइफ़ का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, मेरे माता पिता का, मेरे भाई बहनों का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे आगे बढ़ाने में। एंड मेरे दोस्तों का, मित्रों का, जो भी मेरे जानने वाले हैं, उनके मोटिवेशन का काफ़ी मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। एंड इस वजह से मैं जो भी ज़िंदगी में हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे रिश्तेदारों की, माता पिता की, वाइफ़ के, बच्चों की, मित्रों की वजह से, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे मुझे सहयोग दिया। ऑफ कोर्स डिफेंस में अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी रहती है, बिकॉज द जॉब प्रोफाइल इज़ लाइक दैट। अब आप डिफेंस में कोई बाबू वाली नौकरी तो करते नहीं हैं कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, सुबह 4 बजे आएँ या 6 बजे आएँ और शाम को अपने घर पहुंच गए। चैलेंजिंग टास्क होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे युद्ध की तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि डिफेंस में कहा जाता है कि द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो वो तैयारी भी हम रखते थे। मूवमेंट भी हमारा काफ़ी होता था स्काई डाइविंग की वजह से। आज मैं दिल्ली में हूँ तो कल बेंगलोर में हूँ, तो परसों गुवाहाटी में हूँ, उसके बाद सुलूर में हूँ, तो कभी श्रीनगर में हूँ और जैसलमेर में हूँ। तो मैंने पूरे लगभग भारत का भ्रमण हमारा शेड्यूल होता था स्काई डाइविंग का। तो अब ये आप कह सकता हूँ कि फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट रहा है, तभी मैं अपने मुकाम को और अपने सक्सेस को एंजॉय कर पाया हूँ। सर, मैंने देखा कि आपने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। कुछ ऐसा टारगेट, गोल जो आप चाहते थे अभी तक नहीं कर पाए हैं? ज़िंदगी में एक्चुअली चाहत की तो कमी नहीं होती है, लेकिन सारा चीज़ एक समय पे ही होता है। ये चीज़ भी आदमी को समझना पड़ेगा। आप देखिए, आप, मेरा एक मोटिव है कि मैं जो यंग जनरेशन है, जो भारत के बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और क्योंकि हमने एक अपनी लाइफ तो जी ली है और अब उनका समय है। भारत को एक ऐसा लीडर भी मिला है आज की डेट में जो जिसकी वजह से भारत की पहचान भी विश्व के अन्य देशों में भी काफ़ी है और उतना सम्मान भी मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इन बच्चों का पोटेंशियल को सही जगह अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो भारत और तरक्की कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। ये तुलसीदास ने रामचरितमानस में कही है। सो इनको मैं डायरेक्शन देता हूँ कि आपको करना क्या है, ज़िंदगी में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, उससे आपको निपटना कैसे है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आप अगर जैसा करोगे, जैसा बीज बोओगे, वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। सो आपको बीज बोना है तो उसकी सिंचाई कब करनी है, उसमें खाद पानी कब डालना है, वो पौधे की केयर टेक कैसे करना है, सेम थिंग अपने ऊपर भी अप्लाई करो। और इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने घर वालों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी मैं इनको देने की कोशिश करता हूँ। और यही सब बातों से शायद लड़के कहते होंगे, मेरी तारीफ़ करते होंगे। सर, कहते हैं ना कि अगर आपने मन में ठान लिया है कि आप ये कर सकते हो, तो आपकी आधी जीत तो वहीं पर होगी। तो बिल्कुल, विल टू वर्क, विल टू विन। सर, कुछ यंग जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? अपने एक्सपीरियंस को यदि निचोड़ के कुछ एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इतने जगह आपने ट्रेवल किया है, इतने अपनी कंट्री में हर जगह घूमे हैं, इवन कि आपने अलग कंट्रीज़ में भी गया है, तो आप वहाँ से निचोड़ के कुछ यंग जनरेशन को कुछ बताना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, उनके भविष्य के लिए, तो एक मैसेज चाहूँगा सर आपसे।
उसमें भी एक ऐसा है कि जैसे एक बार जब भगवान राम श्रीलंका के ऊपर जा रहे थे चढ़ाई करने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए, तो पुल बनाने के लिए वहाँ पे या लंका में जाके पता करना था सीता जी को कैसे कहाँ कैसे खोजा जाए, ढूंढा जाए। तो हनुमान जी कोने में बैठे हुए थे। काफ़ी हनुमान जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। तो जामवंत ने कहा तो यंग जनरेशन को जो भारत की है, आपको उनका जो पोटेंशियल है ना, वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वो बताने में सक्सेस हैं तो डेफिनेटली यंग जनरेशन बहुत अच्छा कर सकती है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि फोकस्ड रहें कैरियर के प्रति और नशे से दूर रहें। सबसे बड़ा बात है कि आज के डेट में जो नशाखोरी खासकर जमशेदपुर में मैं देख रहा हूँ काफ़ी बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। तो इससे अपने आप को दूर रखें और अच्छे भोजन खाएं, अच्छे दिनचर्या रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रहे और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें और पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें। चलिए सर, कहने का मतलब ये है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कोई चाह के भी आपको अपने लक्ष्य से भटका ना सके, बिल्कुल अलग ना कर सके। तो काफ़ी अच्छी बात आपने सर बताया और नो डाउट काफ़ी लोग जो आपको सुनेंगे काफ़ी कुछ सीखेंगे आपसे, इंस्पायर्ड होंगे और आपके बताए हुए बातों को यदि अनुसरण किया जाए तो नो डाउट उनकी लाइफ भी चेंजेस होगी और एक अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, और हमारा यंग जनरेशन डेवलप करे और भारत की तरक्की हो, इसी कामनाएं के साथ सर आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जीत की चाय की टीम को वंस अगेन एंड जीत की चाय की दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर।